इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है। सबसे पहले समझेंगे उसकी डेफिनेशन क्या होती है। सेकंड, कि आपके इसी एल्गोरिथम के अंदर किस किस पर्पस के लिए मेमोरी एलोकेट की जाती है और मेमोरी सेव की जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे इसके, जिससे हमें और समझ में आएगा कि कैसे किसी भी क्वेश्चन के लिए, किसी भी एल्गोरिथम के लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकाला जाए और उसका ग्राफ क्या रहेगा। तो चालू करते हैं इसकी बेसिक डेफिनेशन से। तो सिंपल वर्ड में कहा जाए अगर, तो कोई भी सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो कोई भी एल्गोरिथम के द्वारा कितना कितना उसने मेमोरी रिक्वायर्ड है उसे कहेंगे हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। इट इज़ द मेमोरी रिक्वायर्ड बाय एन एल्गोरिथम टू एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम और प्रोड्यूस आउटपुट। क्लियर है। जैसे हमने पढ़ा था टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, सेम बेसिक कंसेप्ट वही है। ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमने पढ़ा था कि जैसे से कंसेप्ट क्या था बेसिक, कि जैसे से हमारा इनपुट साइज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे टाइम टेकन बाय द एल्गोरिथम है उसका क्या वेरिएशन रहेगा, उसका क्या ग्राफ रहेगा, वो था टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर। उसको हम पढ़ते थे असिम्प्टोटिक नोटेशन के अंदर, जिसके यूज़ करते हैं हम बिग ओ नोटेशन। सिमिलरली यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, यहाँ पे भी हम बिग ओ नोटेशन ही यूज़ करेंगे। और यहाँ पे भी सेम है, जैसे जैसे इनपुट साइज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका जो मेमोरी टेकन बाय द एल्गोरिथम है उसका क्या ग्राफ रहेगा। क्लियर है। ठीक है। तो ये समझ में आया हमें कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती क्या है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अपने कोई भी एल्गोरिथम है उसके अंदर कहाँ कहाँ मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है। तो जब भी एल्गोरिथम होगा उसमें जब भी आप कुछ इंस्ट्रक्शंस दोगे, आप इंस्ट्रक्शन दोगे, जैसे कोई वैल्यू असाइन कर रहे हो, आप कोई वैल्यू असाइन कर रहे हो या फिर कोई सम कर रहे हो, कोई ऑपरेशंस कर रहे हो, तो उसके लिए भी मेमोरी रिक्वायर्ड होती है। कोई कांस्टेंट वैल्यू सेव करोगे उसके लिए मेमोरी रिक्वायर्ड होती है। अगर कोई वेरिएबल वैल्यू सेव करोगे तो उसके लिए मेमोरी रिक्वायर्ड होती है। कोई अगर फंक्शन को कॉल कर रहा है, कोई कॉन्टेक्स्ट स्विच हो रहा है, फंक्शन कॉल हो रहा है, कोई जंपिंग स्टेटमेंट यहाँ से वहाँ जा रहा है आपका कोड, तो उसमें भी क्या होता है, मेमोरी रिक्वायर्ड होती है आपके। ठीक है। अब होता क्या है देखो, जबकि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है ना, वो होती है सम ऑफ इनपुट साइज प्लस सम ऑफ ऑक्सिलरी स्पेस। ठीक है। इनपुट साइज तो आपको नाम समझ में आ रहा है ना, कि आपने जो इनपुट दिया उसका साइज क्या है, तो वो भी सेव होगा, वो प्लस साथ में ऑक्सिलरी स्पेस भी आएगा। अब ऑक्सिलरी स्पेस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखो। इट इज इट इज अ टेम्परेरी स्पेस allocated by the algorithm to solve the problem, एक्सक्लूडिंग इनपुट साइज को हटा के बाकी जितना भी साइज हमें काम में आ रहा है टू सॉल्व द एन एल्गोरिथम, उसको क्या बोलेंगे हम, ऑक्सिलरी स्पेस। बट जब बात की जाएगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, तो आपको ये कंसेप्ट हमेशा ध्यान रखना है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज सम ऑफ बोथ इनपुट साइज एज वेल एज ऑक्सिलरी स्पेस। क्लियर है। तो इतने बेसिक्स इनफ हैं। अब चालू करते हैं क्वेश्चंस। जैसे देखो, ये फर्स्ट एल्गोरिथम है, इसके अंदर करा है हमने बेसिकली एक बेसिक सा एडिशन ऑफ टू नंबर कर रहे हैं हम लोग। ठीक है। तो देखो इस फंक्शन को कॉल किया, इस फंक्शन में पहले दो कांस्टेंट अपन ने यूज़ किए। तो मान लो n1 कांस्टेंट है और इन दोनों में इंटीजर जा रहे हैं, है ना, एडिशन करा तो इंटीजर जा रहे हैं। तो इंटीजर मान लो मैं n1 के लिए इंटीजर है तो 4 बाइट्स यूज हुए, है ना। सिमिलरली n2 है, n2 के लिए मान लो कि 4 बाइट्स यूज हुए, है ना। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास सम। तो सम जो होगा ये भी एक नया नया वेरिएबल है, इसके लिए भी क्या होगा, 4 बाइट्स यूज होंगे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट रिटर्न सम, इसमें तो कोई भी नया वेरिएबल डिसाइड नहीं हुआ, इसका मतलब कोई भी और एक्स्ट्रा स्पेस की जरूरत नहीं है। बट अब इसके अंदर देखो क्या हो रहा है, फंक्शन कॉल भी हुआ है, एडिशन भी हुआ है, ये वेरिएबल ये वैल्यू असाइन भी हुई है या फिर रिटर्न भी हुआ है। इन सब के लिए हम इन ऑपरेशंस के लिए एक ऑक्सिलरी स्पेस लेते हैं, जिसको बाय डिफॉल्ट अपन मतलब रफली अपन 4 बाइट्स मान लेते हैं। ठीक है। टोटल कितने हो गए, ये 16 बाइट्स हो गई। ठीक है। अब मुझे बताइए कि अगर मैं इनपुट साइज मतलब पहले मैंने इनपुट के लिए मैंने यहाँ पे वैल्यू दी थी 4 और 6।
अब अगर मैं 40 और 60 दूंगा तो भी तो ये 4 बाइट रहेगा। इंटीजर चाहे आप कुछ भी दोगे रहेगा तो 4 बाइट ही रहेगा ये। तो इसका मतलब इनपुट साइज ये 4 4 रहेगा और सम भी इंटीजर ही आएगा। इसका मतलब इस पूरे के अंदर कुछ भी चेंज नहीं होगा, और कुछ भी चेंज नहीं होगा इसका मतलब ये हो चुका है कि हमेशा क्या रहेगा, 16 बाइट रहेगा इररेस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ इनपुट्स। इसका मतलब कि ये हमेशा, अगर मैं आपको दिखाऊं इसके अंदर ग्राफ, इसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं हम अगर, हाँ, तो ये इनपुट, ये एक्स एक्सिस पे क्या है, साइज है ना, एन वैल्यू है, कितनी वैल्यू डाल रहे हो, वाई एक्सिस पे क्या है, बाइट्स है, ठीक है। तो कितना भी साइज हो, चाहे इसका वैल्यू एन की कुछ भी हो, हमेशा क्या रहेगा, 16 ही आंसर आएगा। तो क्या हो जाएगा ये लीनियर, इसको बोलेंगे लीनियर, सॉरी इसको बोलेंगे कांस्टेंट, कांस्टेंट है ना ये, लीनियर तो ऐसे बनता था, कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा ये समझ में आया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सम ऑफ एलिमेंट्स इन एरे, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे एक एरे पास हो रहा है, एक एरे पास हो रहा है जो है एन लेंथ का। मान लो कि इस एरे में 5 इंटीजर हैं, तो 5 इंटीजर है तो कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा ये, 4 बाइट्स। देखो एरे का लिखते हैं पहले, एरे का 4 बाइट्स, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय एरे में जितने नंबर, तो मतलब उसको मैं एन लेके जाता हूँ। अगर 5 होंगे तो 4 इंटू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये हो गया एरे का। उसके बाद में यहाँ पे सम आया, ठीक है। सम के लिए कितना, मान लो सम के लिए, सम तो कांस्टेंट है, बार बार सेम वैल्यू आएगी इसके अंदर, है ना, सम कांस्टेंट, तो इसके लिए क्या आएगा, 4 बाइट्स आएगा, ठीक है। उसके बाद में ये लूप चलेगा 0 टू n तक, ठीक है। इसके अंदर आई को भी वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी, तो आई के लिए भी कितना आएगा, 4 बाइट्स आएगा, सही। उसके बाद सम ये ऐड हो रहा है, अब कोई नया न्यू वेरिएबल ले चाहिए हमें ना, तो और कोई वैल्यू ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लास्ट में ये सारे ऑपरेशंस हो रहे हैं, तो इसके लिए ऑक्सिलरी स्पेस ले लेते हैं हम लोग 4 बाइट्स का, क्लियर। अगर टोटल किया जाए इसका, अगर टोटल करें, देखो तो ये 8 और ये 12 बाइट्स तो क्या है, ये तो रहेंगे कांस्टेंट। और इस एरे में, अब देखो एरे की साइज अगर हम अलग अलग देंगे तो यहाँ पे अलग अलग स्पेस यूज हो रही है। एरे की साइज अगर 2 रहेगी तो यहाँ पे क्या रहेगा, 2 इंटू 4 रहेगा, तो यहाँ पे 4 बाइट्स इंटू एन, तो क्या हो जाएगा 12 प्लस 4 इंटू क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, क्लियर। इसको ग्राफ पे प्लॉट करें अगर हम लोग, ठीक है, तो अगर एन की वैल्यू स्टार्टिंग में 0 रहेगी तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यहाँ पे एन की वैल्यू 1 रहेगी तो कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, तो एक डॉट यहाँ लगा दो, है ना। अगर 12 की, अगर एन की वैल्यू 2 रहेगी तो कितना हो जाएगा, ये 4 टू ज़ा 8, 8 12 20 हो जाएगा, तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। तो फाइनली इसको अगर पूरा प्लॉट करोगे, ऐसे लीनियर चढ़ता है, लीनियर इक्वेशन तो है ये, 4n प्लस 12 कॉन्स्टेंट और ये 12 हो जाएगा। तो ये क्या, इसको क्या बोलेंगे हम, लीनियर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, क्लियर है। दो क्वेश्चन, जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें क्या आया था, कांस्टेंट, अगर ये स्ट्रेट लाइन आती तो उसको बोलते हैं कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, क्लियर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, हमारा है इसके अंदर हम लोग फैक्टोरियल फाइंड आउट करेंगे। और फैक्टोरियल फाइंड आउट करने के लिए दो वेज हैं। फर्स्ट में तो हम इटरेटिव मेथड से करेंगे और सेकंड में हम रिकर्सिव यूज़ करेंगे। हमको चेक करना है कि इन दोनों के अंदर कितनी कितनी टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी, ठीक है। तो यहाँ चेक करते हैं सबसे पहले, तो फैक्ट आई, फैक्ट इज इक्वल टू 1, तो फैक्ट के लिए कितना आ जाएगा, फैक्ट के लिए 4 बाइट्स आ जाएगा, सही है। नेक्स्ट, यहाँ पे आई को वैल्यू असाइन होएगी, इसके लिए 4 आएगा, इसको पहले से असाइंड है, इनकी ज़रूरत नहीं है, तो आई के लिए भी कितना आ जाएगा, 4 बाइट्स आ जाएगा। नेक्स्ट, उसके बाद ये 4 क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, मान लो ये आई 1 है स्टार्टिंग में, तो क्या होगा, एल्गोरिथम कैसे लेगी ये, 1 इंटू स्टार्टिंग में 1 रहेगा, ठीक है, और ये फैक्ट क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में जब ये 2 हो जाएगा, प्लस प्लस 2 हो जाएगा, तो 2 इंटू, पहले फैक्ट में क्या था, 1 था, तो 1 तो इंटू 2 हो जाएगा। नेक्स्ट में ऐसे ही जब नेक्स्ट ऑप्शन चलेगा
तो 3 इंटू और फैक्टर में कितना था 2 था, ऐसे ऐसे करते करते ये फिर ये हो जाएगा 6 इंटू क्या हो जाएगा नेक्स्ट में, फिर 4 हो जाएगा। ऐसे करते करते पूरा फैक्टोरियल फाइंड आउट। फैक्टोरियल बेसिकली क्या होता है, अगर 5 का फैक्टोरियल निकालना है मुझे तो ये होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, है ना, ये एल्गोरिथम है। बट यहाँ पे भी हम बात करें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में, तो यहाँ पे इसके अंदर ये दोनों को पहले से वैल्यूज असाइन है ना, स्पेस पहले से असाइन दोनों को, इन दोनों का एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा। और फाइनली क्या होगा, इस ऑपरेशंस के लिए हम लोग इसको ऑक्सिलरी स्पेस दे देंगे 4 बाइट्स की। टोटल कितना हो गया ये 12 बाइट्स। तो सर ग्राफ कैसे बनेगा बेसिकली, यहाँ पे 12 बाइट्स पे ऐसे, और यहाँ पे क्या है, ये साइज है, ये इनपुट साइज है n, है ना। यहाँ पे आप कितना ही बढ़ा दोगे इनपुट साइज, ये क्या रहेगा, कांस्टेंट स्पेस पे कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी। क्लियर, 12 बाइट्स। नेक्स्ट अभी इसी सेम को, अगर सेम प्रोग्राम को, एल्गोरिथम को अगर हम रिकर्सिव मेथड से करेंगे तो समझो क्या होगा, है ना। देखो इसमें कैसे करेंगे, पहले समझो ये वर्क कैसे करता है। ये वर्क कैसे करता है, यहाँ पे मान लो कि फैक्टोरियल, इसको कॉल के एक फंक्शन है फैक्टोरियल n, ठीक है। फैक्टोरियल n के अंदर ये सब लिखा हुआ है। क्लियर है, देखो तो अगर फैक्टोरियल n के अंदर अगर मुझे निकालना है, अगर n की वैल्यू 5 है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, n की वैल्यू क्या आएगी, 5 आएगी। 5 आया, एल्गोरिथम क्या है इसके अंदर, इफ n इज लेस देन इक्वल टू 1, बट 5 तो बड़ा है तो रिटर्न 1 हो जाता है। भाई इसमें गया नहीं, एल्स में आएगा। एल्स क्या देगा, बेसिकली ये रिटर्न करेगा, ये करेगा, n की वैल्यू 5 आई ऊपर से, तो 5 इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1, है ना, ये आपका फंक्शन है ऊपर जो मैंने यहाँ लिखा ना फैक्टोरियल n, ये फंक्शन है n माइनस मतलब 4, तो क्या आ जाएगा ये फैक्टोरियल 4, ठीक है। अभी फैक्टोरियल 4 फाइंड आउट अगर मैं करूँगा तो फिर से वही मेथड है, यहाँ पे फैक्टोरियल 4 के n में 4 आ जाएगा, तो 4 भी 1 से तो बड़ा ही है, तो यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा ये 4 और 1 माइनस, तो ये जाएगा 4 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1 कितना 3 हो जाएगा। अब अगर मैं 3 फाइंड आउट करूँगा, 3 वापस ऊपर जाएगा, इसमें जाएगा सेकंड एल्स में आएगा, और ये क्या हो जाएगा 3 इंटू फैक्टोरियल 2, है ना। और फाइनली क्या होगा, इसमें भी नहीं, वापस से फैक्टोरियल 2 निकालने के लिए वापस यहाँ जाएगा, फिर से एल्स में आएगा, और क्या होगा 2 इंटू फैक्टोरियल 1, और जब फैक्टोरियल 1 निकालूंगा मैं तो फैक्टोरियल 1 क्या इसमें फर्स्ट वाले इफ में चले जाएगा, और रिटर्न क्या कर देगा 1 कर देगा। इन सब की वैल्यू डाल पुट करोगे, कैसे पुट कर, देखो यहाँ चालू करते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल 4 कितना है 3 इंटू दिस, इसकी वैल्यू पुट कर दो, इसकी वैल्यू है 4 इंटू 3 4, तो आप 3 की वैल्यू पुट कर दो, 3 की वैल्यू कितनी है 3 इंटू फैक्टोरियल 2, अब फैक्टोरियल 2 की वैल्यू पुट कर दो कितनी है 2 इंटू फैक्टोरियल 1, 2 इंटू फैक्टोरियल 1, 1 की वैल्यू कितनी है 1, तो 1, है ना। तो ये हो जाएगा आपके पास कितना हो जाएगा 20 और 6 120 कितना होता है फैक्टोरियल 5 होता है, ऐसे लिखते हैं इसको। क्लियर, तो ये इसकी होगी एल्गोरिथम। अब होता क्या है, देखो ध्यान दो, जब भी अपन रिकर्जन मेथड यूज करते हैं तो एक कॉल स्टैक क्रिएट होता है। सबसे पहले जब 5 डालोगे 5, तो यहाँ पे कॉल एक स्पेस एलोकेट होता है, इसको फंक्शन को, ये हो जाएगा 5 इंटू फैक्टोरियल 4। सिमिलरली इसके बाद में कौन सा क्रिएट होगा, ये वाला फंक्शन आया, तो 4 इंटू फैक्टोरियल 3। सिमिलरली इसमें कितना आया, फिर आएगा 3 इंटू फैक्टोरियल 2, और ऐसे ही 2 इंटू फैक्टोरियल 1 आएगा, और फाइनली क्या हो जाएगा ऊपर, यहाँ 1 आएगा, ठीक है। तो इतना ये जो फंक्शंस क्रिएट हुए, वैल्यू क्रिएट हुई, इनको भी स्पेस चाहिए होता है स्टोर होने के लिए। बाय डिफॉल्ट मान लो मैं इनको 1 बाइट बोलता हूँ, तो 1 बाइट इसके लिए 1 1 1। क्लियर, ठीक है। अब देखो इसकी अगर मैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले n को, एक है मेरे पास n, तो n के लिए मान लो 4 बाइट, है ना। i के लिए
एन के लिए 4 बाइट है बस, ठीक है, और एन के लिए ही है बस, आई तो है नहीं यहाँ पे, और ऑक्सिलरी स्पेस ही मान लो कि 4 बाइट है। टोटल कितना हो गया, 8 बाइट हो गया, 8 बाइट हो गया। बट 8 बाइट कितनी बार फंक्शन कॉल होगा, हर बार जब भी कॉल होगा तो एन की वैल्यू अलग रहेगी और ऑक्सिलरी स्पेस भी उसको अलग अलग प्रोवाइड की जाएगी। तो इसका मतलब मल्टीप्लाई बाई एन, जिसमें एन क्या है, एन है नंबर ऑफ टाइम्स जब फंक्शन कॉल हो, नंबर ऑफ टाइम्स फंक्शन हैज बीन कॉल्ड। क्लियर? तो ये क्या इसका ग्राफ अगर मैं बनाता हूं तो ग्राफ कैसे बनेगा इसका, देखो 8n है तो यहाँ से भी बन जाएगा, ठीक है। तो ये भी किस में आएगा, लीनियर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर आएगा।